अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, वक्त बदलते देर नहीं लगती, वक्त सदा एक सा नहीं रहता। ये बात कल इक़्तिदार में बैठे इमरान खान भूल गए थे और आज PDM हुकूमत भूल रही है। कल मुस्लिम लीग नून गद्दार और करप्ट जमात थी और उसको निस्तो नाबूद करने की बातें हो रही थीं। आज PDM की हुकूमत है तो चौक चौराहों पर इमरान खान की तस्वीर के साथ गद्दार वतन के पोस्टर लगे हैं। सवाल ये है कि ये कैसी सियासत है कि हर हुकूमत में अपोजिशन ही गद्दार होती है। मुल्क में कानून की हुक्मरानी है तो कानून को सिर्फ अपोजिशन जमातों को ही ज़ेर-ए-ताब लाने के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है। सवाल तो ये भी है कि पाकिस्तान में मौजूद सियासी जमातें कब अपने माजी से सबक सीखेंगी। कल नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ ये सलूक हुआ, अगर वो गलत था, इमरान खान की इंतकामी सियासत थी, तो यही जमातें आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी वही कुछ करने के लिए उसे कुचलने पर तुली हुई हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी गलतियों की वजह से इस पर मुश्किल वक्त है, तो क्या इस पर खुशियां मनाना ठीक होगा? सियासी जमातें कब तक एक दूसरे के खिलाफ जुर्म साबित करती रहेंगी? कल PDM इमरान खान से इलेक्शन समेत हर मामले पर बातचीत करने को तैयार थी, लेकिन खान साहब मकबूलियत के घोड़े पर सवार थे। आज इमरान खान मुज़ाकरात के लिए आमादा नज़र आते हैं हमें और अपील कर रहे हैं कि आज सब इदारों को मिलकर बैठकर बात करनी चाहिए, लेकिन आज हुकूमत मुज़ाकरात के मूड में नज़र नहीं आ रही है। अब तो इमरान खान ने यहाँ तक कह दिया है कि मुझे मुज़ाकरात की टेबल पर ये समझा दें कि अगर मैं मुल्क के लिए ख़तरा हूँ, कितना बड़ा ख़तरा हूँ, मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूँ। नाज़रीन, सवाल उठता है कि क्या PDM हुकूमत इमरान खान की पेशकश का मुस्बत जवाब देना चाहती है या एक सियासी जमात जो जमहूरियत पर भी यकीन रखने की दावेदार हो, वो सियासी हरीफ को बग़ैर इलेक्शन रिंग के नॉकआउट करवा कर हुकूमत बनाना चाहेगी। मौजूदा सियासी बहरान से निकलने का अगर वाहिद हल, वाहिद रास्ता मुज़ाकरात ही हैं, तो इसमें देर क्यों की जा रही है? गिरफ्तारियां, छापे और वफादारियों की यकसर तब्दीली से सियासी रवैयों में तब्दीली मुमकिन है या सियासी दुश्मनी बढ़ेगी? हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बातें भी सामने आ रही हैं, बल्कि राना सनाउल्लाह साहब तो कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगे क्योंकि ये दहशतगर्द जमात है। सिर्फ लीगल ग्राउंड्स को स्ट्रॉन्ग बनाना हमारे लिए इस वक्त एक चैलेंज है जिस पर हम काम भी कर रहे हैं। माइनस इमरान खान PTI जमात बनाने की अफवाहें भी गर्म हैं। क्या ऐसा करने से इमरान खान की मकबूलियत में कमी हो जाएगी? क्या इमरान खान का जो बयानिया है और इस बयानिए को जो मानने वाले हैं, क्या वो राज़ी होंगे कि इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त हो रहा है? इसी पर बात करने के लिए मुझे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वफाकी वज़ीर राना तनवीर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, अब तो खान साहब अपीलें करने पर उतर आए हैं, जो कोई बुरी बात नहीं है। बड़ी बड़ी जंगों के जो हल हैं वो भी मुज़ाकरात की टेबल पर ही आकर हल हुआ करते हैं, बातचीत ही हर मसले का हल होती है। तो वो इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि मैं तो बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, मुल्क के तमाम इदारों के इस वक्त मिलकर बैठकर बात करने की ज़रूरत है। तो क्या आप नहीं समझते कि अब तो हुकूमत को मिलकर बैठ जाना चाहिए? अब तो खान साहब के साथ कोई बड़ी टीम भी नहीं रहेगी, खान साहब को बिठाएं, बातचीत करें, जो मसला है, जो रिजर्वेशन है, शिकायत है, वो गिले शिकवे दूर करें, आगे बढ़ें। शाजिया, देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, मैं उससे प्रिंसिपली तो मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन डायलॉग होना, बातचीत होना, ये एक जमहूरियत का या किसी मसले का भी हल होता है और इसके मैं समझा ये बेहतरीन हल होता है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो इस वक्त हालात हैं या जिस तरह साबित किया है उन्होंने कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी या डेमोक्रेटिक फोर्स नहीं है, जो मैं भी समझता हूँ, राना सनाउल्लाह या कोई और पूरी कौम आप समझती है कि ये जो पीछे वाक़यात हुए हैं उससे अगर आप समझें कि ये एक पॉलिटिकली या डेमोक्रेटिकली वो आगे बढ़ना चाहती है थे, ये जमात जिसको हम जमात एक पॉलिटिकल जमात समझते थे PTI को, और उसको ये कोई शक नहीं कि वो एक मकबूल पार्टी बनी हुई थी। लेकिन मैं यकीन करें, मैं शुरू से कहता था कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक टोला है जो कि किसी भी तरीके मुल्की मफाद में इनकी एक्टिविटी नहीं है, सोच नहीं है। ये मुझे अपनी एक हंच था उनके मामला देख के, क्योंकि मैंने बहुत करीब से जब असम्बली में ये थे, हम अपोजिशन में थे, तो मैंने देखा इनके मामला।
तो मसला ये है कि अब जो उन्होंने किया है उसके बाद कहना कि आप 9 मई की मैं बात कर रहा हूँ, वो अगर ये कहें कि मैं बातचीत के जरिए बैठना चाहता हूँ और तमाम फोर्सेस के साथ बैठना चाहता हूँ, तमाम इदारों के साथ बैठना चाहता हूँ, तो ये मैं समझता हूँ किसी तरीके से भी अब वो जो उनका वो एक्शन है जो 9 मई को हुए हैं उसको बातचीत के जरिए हल तो नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी ऑफेंस में वो हैं जो वो भी एक ऐसा ऑफेंस जो एक मर्डर का केस हो या आप एक मुल्क दुश्मनी पे चले जाएं तो उसको फिर बात करेंगे मैं तो ये बातचीत से हल करना चाहता हूँ। तो मैं समझता हूँ ये किसी तरीके से भी अब चलिए वो तो बात बिल्कुल ठीक है, जो इसके जिम्मेदारान हैं कटहरे में लाएं, सजाएं दें, लेकिन उसकी आड़ में एक सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की ख्वाहिश का इजहार करना। और फिर एक और चीज़ मुझे बताएं, जो पीटीआई के लोग छोड़कर जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो किसी प्रेशर में छोड़कर जा रहे हैं? अगर खुशी से छोड़कर जाएं तो हर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर पर रोना क्यों शुरू कर देता है? नहीं, मुझे ये बताएं, जो आप बात कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी या मैं पाबंदी की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूं कि मैंने आज नहीं, मैंने तो 1-2 महीने से कह रहा हूँ कि जो मामला इस ज़मान पार्क नो गो एरिया बना हुआ है, एक अरेस्ट वारंट आते हैं और वो अरेस्ट नहीं हो सकता। ये एक छोटा सा एक पता नहीं कितने घर होगा, 4 कनाल 6 कनाल 8 कनाल का घर, जिसको उसने एक स्टेट के सामने खड़ा हुआ है कि ये एक अलग चीज है। तो मैं तो उस वक्त से कहता था कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पहले मेरा ख्याल था इसको पाबंदी लगनी चाहिए, ये बहुत गड़बड़ करेंगे और कर रहे हैं, और वही हुआ कि वो कल्मिनेट आके हुआ 9 मई पे। और मुझे आप बताएं शाजिया, आप कहती हैं जो इन्वॉल्व हैं लोग उनको तो आप सजाएं दें। एक पॉलिटिकल पार्टी ने, जो पॉलिटिकल पार्टी आपने को कहती थी, उसने एज ए पार्टी ये सारा हमला किया है उन जगहों पे जो हमारे दफा के साथ मुंसलिक थी, चाहे वो तनसीबात थी दफाई, चाहे वो चलिए उनको तो आप पकड़ रहे हैं ना, उनको तो आप पकड़ रहे हैं। कौन आज़ाद बाहर घूम रहे हैं? अब वो तो लिस्ट भी सामने आ गई है जिनके आर्मी एक्ट के तहत जिनके खिलाफ जो अब कार्रवाइयाँ शुरू होनी है, वो तो एक अलग है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या पीटीआई को बिल्कुल सियासत से आप लोग आउट करना चाहते हैं? नहीं, देखिए जो लोग बाकी, देखो पॉलिटिकल पार्टी एक, उसके अगर कोई ऐसे शवाहिद हैं जो कि हैं, उसको बैन करना चाहिए, जो कि एंटी स्टेट पार्टी काम कर रही है। अगर कुछ लोग उसमें बेखबर थे, या मैं टीवी पे बात, ये सिर्फ नून लीग की ख्वाहिश है पीपल के तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगनी चाहिए, या पीडीएम के इत्तेहाद में जो और जमातें हैं उनकी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगे? ये खास मुझे नहीं पता, ये डिस्कस नहीं हुआ उस लेवल पे, लेकिन ये मेरी जाती सोच है जो मैंने पहले कहा 2 महीने से मैं कह रहा हूँ। इस दबाया जाता 2014 में दबाया जाता, क्यों नहीं 2014 में सिविल नाफरमानी हुई थी, क्यों नहीं दबाया गया? क्यों उसको खुली छुट्टी दी कि आप प्राइम मिनिस्टर उस पर हमला करें? क्यों पीटीवी एक अदारा नहीं है हमारा, पीटीवी पे हमला हुआ? क्या इन्होंने नहीं कहा कि ये जो टैक्स ना दें, ये नहीं कहा कि बिजली के बिल जला दें, गुड्डी के जरिए पैसे लाएं? मेरी बात सुने, आज किसी प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने बाहर यूके में कोई गाली निकालता है, नारा लगाता है, उसको 10,000 पाउंड जुर्माना हो जाता है। ये क्या, तो मतलब जब तक हम इसको सीधी करेक्शन नहीं करेंगे। लंदन में कोई सड़क पर नारा लगाए उसको जुर्माना नहीं होता। लंदन में पुरअमन तरीके से एहतजाज करने का हक है। लंदन में लोगों को गाड़ियों से निकाल कर पुलिस की गाड़ियां पकड़ती नहीं है। अगर आपने प्रोटेस्ट करना है तो ये वहां के लोगों को हक है, एहतजाज करने का राइट दिया हुआ है। वहां की पुलिस इस तरह नहीं है कि कोई किसी पार्टी का सियासी झंडा भी किसी ने पकड़ा है तो जो है ना वो आप उसको पकड़कर जेलों में डालना शुरू हो जाए। आप वहां से होके आए, आप कैसे ही कह सकते हैं कि एक नारे लगा रहा है, खड़ा एहतजाज कर रहा है तो पुलिस उसको पकड़े? ऐसा नहीं है सर जी। वहां पे शाजिया, आपने बात कर लिया, मेरी बात सुनिए जी। वो जो बात आप कर रहे हैं, मैं उस पर कह रहा हूँ कि ये नहीं है कि वहां उसने नारा लगाया है।
उसने उस घर के सामने प्राइम मिनिस्टर को गाली दी। ये रिपोर्टेड है, इन दिनों में 2-4 दिनों में आया कि 10,000 पाउंड जुर्माना कर दिया। जो आप बात कर रही हैं लंदन की, लंदन में 7/7 हुआ 2007 में जो राइट्स हुए, वहाँ पे उन्होंने दुकानें लूटी, किसी डिफेंस रिलेटेड तनसीबात या दूसरी चीज़ों पे नहीं गए। तो वहाँ पे 2 दिन में उन्होंने उनको ट्रेस किया, 2 दिन में प्रोसिक्यूशन ने उनको चलान किए, स्पेशल कोर्ट्स बनी, 24 आवर्स काम किया, कन्विक्ट किए। उस वक्त तो आप नहीं बोले, एक एक को पकड़ के आज तक पीस है। वो मखसूस अंदाज में करते हैं एहतजाज, बिल्कुल यहाँ भी हम कहते करें। यहाँ इन्होंने किया क्या है? 9/11 पे क्या हुआ था? 9/11 पे एक टावर गिरा जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा था, दुनिया में क़यामत आ गई थी। इस तरह नहीं होते। अगर आप 9/11 की बात करेंगे वो बड़ी दूर निकल जाएगी। मुझे ये बताएं कि पीटीआई के जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, इनमें से अगर कोई नून लीग में शामिल होना चाहे, क्या नून लीग उन लोगों को दावत देगी अपने साथ, अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए राजी होगी? कोई भी अगर नून लीग में शमूलियत इख्तियार करना चाहे? जो पीटीआई के लोग हैं, मैं अपनी पार्टी से कहूंगा, मैंने बल्कि बात भी की थी कि किसी सूरत, मेरा स्टेटमेंट भी था पेपर अखबारों में, कि किसी सूरत इनको ना एक्सेप्ट किया जाए। ये तो कोई ये लोग हैं, ये जो या तो ये वो पंछी हैं, परिंदे हैं जो उड़ के चले जाते हैं, आ जाते हैं, या वो उस ग्रुप के साथ, टेररिस्ट ग्रुप के साथ हैं जिन्होंने एंटी स्टेट ये सारा काम किया है। तो मैं नहीं समझता कि नून को इनको लेना चाहिए, और नहीं, इंशाल्लाह लेंगे भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इलेक्शंस कब करा रहे हैं आप लोग? इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे। आपको पता है अगस्त में 12, 14 अगस्त, 13 अगस्त को असेंबली, ऑटोमेटिकली असेंबलियों की मुद्दत खत्म हो जाएगी। फिर इलेक्शन जो 60 डेज में होने हैं हो जाएंगे। अब कोई महसूस हो रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो रही है? आप अभी लंदन से होके आए हैं, नवाज शरीफ साहब को कोई महसूस हो रहा है कि हाँ अब लेवल प्लेइंग फील्ड हो रही है? नहीं, आप बात जो करते हैं, आपका हक है सवाल करने का ऐसा, लेकिन ये वो बात नहीं है। वो लेवल प्ले फील्ड वाली बात थी जो आप बात कर रहे हैं, वो डिफरेंट है। हम जो बात करते थे कि हमारे लीडर को आपने नजायज तौर पे जबरदस्ती एक सजा दे के बाहर बिठाया हुआ है। अगर करना है तो हमारे कायदा पार्टी के सरबराह आए तो इलेक्शन में हमें ये एक मौका मिलना चाहिए। अब जो आप कहते हैं वो तो एक इमरान खान ने साबित किया है कि वो मुल्क का खैर खा नहीं है। उसने वो इन्वॉल्व है इन चीज़ों में, शुआयदा सबके सामने है, उनके लीडर्स शहरिया तो कोई बंदा भी ऐसा उमर सब, ये तो आज की जो मीडिया है, ये सोशल मीडिया या वीडियो चल रही है आपके सामने है, किस तरह कहा गया कि उधर चले चढ़ाई कर दे। अब तो एक मैंने खतून का सुन रहा था जो पकड़ी गई है अभी, पता है तेजा शाह है, वो क्या नाम है उसका, उसका मैंने सुने मैंने उसका कि जी मैं तो जा रही थी स्कूल, पता नहीं किधर जा रही थी, बच्चों को कोई इस किस्म की बात। जब मुझे वहां पे आया, मैंने फोन में देखा कि आप लिबर्टी पहुंचे, मैं यकदम उधर मुड़ गई, ऐसे ही मैं ऑटोमेटिकली मुड़ गई, वैसे ही मैं मुड़ गई तो मैंने लिबर्टी पहुंची। राना साहब मुझे एक बात बताएं, अभी आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब वापस आना चाहते हैं, उनको इजाज़त मिलनी चाहिए इलेक्शन में हिस्सा लेने की, तो वहाँ बैठे बैठे तो इलेक्शन में लड़ने की या हिस्सा लेने की इजाज़त तो नहीं मिल सकती ना। उसके लिए तो उन्हें अपने मुल्क में आकर, अपने वतन वापस आकर ही सारे प्रोसेस का हिस्सा बनना पड़ेगा। वहाँ बैठे बैठे तो फैसले नहीं हो सकते उनके बारे में, उनके हक में, कि इनको जो सज़ाएँ दी गई वो सारी गलत थी, हम माफ़ी मांगते हैं। बड़ी ज़्यादती होगी नवाज शरीफ साहब के साथ। इस सारी चीज़ के लिए उन्हें इंसाफ लेने के लिए बहरहाल तो पाकिस्तान ही आना पड़ेगा ना। लंदन की अदालतों ने तो इनको इंसाफ नहीं देना ना, वापस तो उन्हें अगर आकर इंसाफ चाहिए तो पाकिस्तान की अदालतों को फेस करना पड़ेगा। ये इंशाल्लाह वो आएंगे, पहले भी फेस किया है अदालतों को, केसेस फेस किए हैं। वो बहुत प्राइम मिनिस्टर हैं, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने JIT में पेश होते रहे, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। वो बहुत प्राइम मिनिस्टर हैं जो इतनी पेशियां उन्होंने भुगती और अपनी बेटी के साथ भुगती, जेलों में रहे हैं, एग्जाइल में रहे हैं, सारा कुछ किया उन्होंने। कभी भी अदालतों के सामने हम खड़े नहीं हुए इस तरह जिस तरह इमरान खान ने किया है, या हर अदारे के सामने वो आएंगे और उस प्रोसेस में जो एक इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें जाएंगे, और वो इंशाल्लाह ताला, ये नहीं कि उधर से इलेक्शन लड़ेंगे, जब इलेक्शन होगा वो पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राना तनवीर साहब आते, बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वजीर। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद।
से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान पिछले कुछ अरसे से ऑडियोज़ और वीडियो लीक्स की जद में है। पीडीएम हुकूमत ने पहले ऑडियो लीक्स की बुनियाद पर मुअज़्ज़िज़ अदलिया खुसूसन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर कभी जानिबदारी तो कभी इमरानदारी के इल्ज़ामात लगाए। पूरी एक अदलिया मुखालिफ मुहिम लॉन्च की गई। फिर हुकूमत ने खुद ही एक जुडिशल कमीशन बना दिया ताकि ऑडियो लीक से जुड़े जो किरदार हैं इनको सामने लाया जा सके। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में कायम जुडिशल कमीशन की तश्कील पर पहले रोज़ से सवाल उठ रहे थे कि क्या हुकूमत की शफाफ तहकीकात के हवाले से नीयत ठीक है, कहीं अदलिया को मज़ीद दबाव में लाने की या अदलिया में तकसीम पैदा करने का कोई हरबा तो नहीं है। ये केस जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ने इस पर खुद नोटिस लिया कमीशन की तश्कील पर, तो गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 5 रुकनी बेंच ने जुडिशल कमीशन की तश्कील का जो नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल कर दिया, जिसके बाद अब कई सवालात उठ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म ने इम्तना के बाद जुडिशल कमीशन अपना काम जारी रख पाएगा या नहीं। आज जब इस 3 रुकनी कमीशन का इजलास हुआ तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कमीशन के सामने गुज़श्ता रोज़ का जो अदालती हुक्मनामा था ये पढ़कर सुनाया, तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सवालात उठाए और रिमार्क्स दिए कि थोड़ा बहुत आइन तो मैं भी जानता हूँ, इंक्वायरी कमीशन को समाअत से पहले नोटिस नहीं दिया गया तो काम से कैसे रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फ्री कैन को सुनकर उसके बाद कोई हुक्मनामा जारी किया जाता है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सवाल उठाया कि पता चलना चाहिए कि ऑडियो कौन जारी कर रहा है, ये असली है भी या नहीं। जज को पैसे देने की बात हो रही है मगर तहकीकात पर स्टे आ जाता है। जजिस के बारे में ऑडियोज़ आए, तहकीकात तो होनी चाहिए। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि प्राइवेसी की आड़ में क्या किसी इल्ज़ाम की तहकीकात भी ना की जाए, ये नहीं होनी चाहिए। मुझे कोई मर्जी के फैसले के लिए रकम ऑफ़र करे तो क्या ये गुफ्तगू भी प्राइवेसी में आएगी? क्या रास्ते में अगर कोई हादसा हो जाए तो उसकी वीडियो जारी करना क्या ये प्राइवेसी के खिलाफ होगा? जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस मौके पर तलबी के बावजूद कानूनदानों के पेश ना होने पर बरहमी का इजहार किया और ये रिमार्क्स दिए कि आबिद ज़ुबैरी और शुएब शाहीन ने आज आने की जहमत भी नहीं की। क्या उन्हें क्या नहीं आकर बताना चाहिए था कि कल ऑर्डर क्या हुआ है? रूल्स के मुताबिक वकील अपने मुकदमे से मुतालिक मीडिया पर बात नहीं कर सकता। शुएब शाहीन मीडिया पर बात करते हैं, कैसे मीडिया पर बात करते हैं वो? जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की रोशनी में मज़ीद कार्रवाई रोक दी। आज शुएब शाहीन साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं जो जुडिशल कमीशन से जुड़े सवालात और कल का जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म और आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के इस हवाले से जो रिमार्क्स हैं। मैं बात करूंगी, ज्वाइन कर रहे हैं शुएब शाहीन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब आपका। शुएब साहब, सबसे पहले तो ये बताएगा कि क्या अब आज आपको बुलाया गया था, तलब किया गया था? क्योंकि आज एतराज़ उठाया कि आपने तो जहमत ही नहीं की कि आप जो हैं वो आज पेश हो जाएं। वैसे तो मीडिया पर आप बड़ी बातें करते फिरते हैं, आज पेश हो जाते आप। पहली बात तो ये है कि जुडिशल कमीशन में मुझे तो नहीं बुलाया गया था। दूसरी बात यह है कि जुडिशल कमीशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इटसेल्फ वो नोटिफिकेशन सस्पेंड हो गया। तीसरी बात यह है कि कल मैं पेश हुआ हूँ अपने क्लाइंट की तरफ से, जो मेरे क्लाइंट हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। तो मैं तो उसकी हद तक मेरे पास अथॉरिटी लेटर और ऑथराइजेशन थी। जुडिशल कमीशन में तो मैं पहले भी पेश हुआ और अभी भी मेरे पास कोई अथॉरिटी लेटर या वकालतनामा नहीं था और ना ही मुझे कोई इंस्ट्रक्शन थी कि आज मैंने जुडिशल कमीशन में पेश होना है। तो प्रिजम्पशन तो ये थी कि चूँकि कल स्टे हो गया और पूरी मीडिया ने दिखाया है, तो ये प्रिजम्पशन थी तो शायद आज जो जुडिशल कमीशन है वो शायद बैठे ही ना, और अगर वो बैठे हैं तो उनके सामने बहरहाल अटॉर्नी जनरल साहब पेश हुए हैं और ऑर्डर की कापी भी उनको पढ़ के सुनाई गई। लेकिन जो आप फरमा रहे हैं वो ऑर्डर की कापी, ऑर्डर में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई। मैंने ऑर्डर मुझे मिला है और मैंने पढ़ा भी है, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक फैसला किया है टू दी एक्सटेंट के चूँकि इसमें स्टे ऑर्डर आ गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। लेकिन आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो कहा कि बुलाकर सुनना चाहिए था, जुडिशल कमीशन के हवाले से फरीक हैं, हमें बुलाया नहीं गया, बुलाए बगैर कैसे फैसला जारी हो सकता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये उनकी वर्बल ऑब्जर्वेशन है। ये कोर्ट के पास दोनों अख्तियार होते हैं कि एक तो ये है कि वो नोटिस जो अटॉर्नी जनरल साहब को कर दिया है उन्होंने और बाकी भी कंसर्न लोगों को नोटिस कर दिए हैं
और नोटिस के साथ साथ वो नोटिफिकेशन और ऑर्डर सस्पेंड करने का अख्तियार तो है कोर्ट को। दैट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। हाँ वो इवन सिविल कोर्ट हो, हाँ वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाँ वो हाई कोर्ट हो, वो चाहे तो पहली पेशी पे भी स्टे कर सकते हैं और चाहे तो वो नोटिस करने के बाद ऑर्डर सस्पेंड करेंगे, दैट डिपेंड्स। लेकिन उन्होंने बहरहाल अटॉर्नी जनरल को भी प्रिलिमिनरी स्टेज में सुना है और सुनने के बाद इस मुनासिब तो अब ऑडियो लीक्स का जो तहकीकात जिस हवाले से कराने का इस हुकूमत का मकसद था, जिसके लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया, अब ये तहकीकात रुक जाएंगी या अगर हुकूमत उन एतराज़ात को दूर करे जो कल अता बंदियाल साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने उठाए हैं कि चीफ जस्टिस की मुशावरत इसमें लाजमी है, वफाकियत के उसूल के तहत 2 हाई कोर्ट्स की चीफ जस्टिस की नामजदगी के लिए चीफ जस्टिस से मशवरा ज़रूरी होता है, वफाकी हुकूमत की जानिब से जजेस को नामजद करने से जजेस में बड़े ज्यादा शुकूक व शुबहात पैदा हुए हैं। जो ये कंसर्न्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, अगर ये हुकूमत दूर कर देती है तो फिर तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है, फिर तो जुडिशल कमीशन बन जाए और फिर इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है ऑडियो लीक्स की। लेकिन इसमें 2 प्रॉब्लम है। पहली बात तो ये है कि फिर गवर्नमेंट इस नोटिफिकेशन को वापस ले लेगी ना, फिर तो ये प्रोसीडिंग खत्म हो जाएंगी। फिर अगर वो आइन और कानून की रोशनी में कोई जुडिशल कमीशन बनाते हैं तो फिर तो ज़ाहिर है फिर तो बना सकते हैं, उसमें तो कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है कि वो चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन होगी। दूसरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि वो कोई भी इदारा या कोई भी एजेंसी आपको इसको एडमिट करेगा कि जनाब हमने ये बनाई है ऑडियो या वीडियो जो भी है, और हम इसको ओन करते हैं कि हमने बनाई है और लॉफुल तरीके से बनाई है। अगर वो होता है तो फिर उसकी फर्दर ऑथेंटिसिटी या उसकी वेरिफिकेशन या वो दुरुस्त है या गलत है उसका क्वेश्चन आएगा और फिर आगे चलेगी। नहीं, लेकिन अब जुडिशल कमीशन ने अगर काम करना है तो हुकूमत को अब चीफ जस्टिस की मुशावरत से ही जुडिशल कमीशन बनाना पड़ेगा ना, फिर ये काम आगे बढ़ेगा। देखिए 2 बातें हैं। एक तो यह है कि ये इंटरिम ऑर्डर कल किया है सुप्रीम कोर्ट ने, अब वो 13 आगे लगा हुआ है, आई थिंक 31 तारीख को। हाँ। तो अब वो तो मेरिट पे फैसला होगा। अगर कोर्ट ने हमारी पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर तो जुडिशल कमीशन ये सारा खत्म हो जाएगा। अगर कोर्ट ने फर्ज को डिसमिस कर दिया तो जुडिशल कमीशन वहीं से स्टार्ट कर देगा जहां छोड़ा था। तीसरा ऑप्शन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उस नोटिफिकेशन को ही वापस ले ले और ये कहे कि जी हम नए तरीके से हम नया नोटिफिकेशन निकालेंगे जो कानून, कायदे और आइन के मुताबिक होगा। तो वो नया तरीका भी, उस नए तरीके में भी तो जरूरी होगा कि जो कंसर्न्स हैं कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से उसको दूर करना जरूरी होगा। फिर अगर आपने नया नोटिफिकेशन निकालना भी है तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर हुकूमत ये दोबारा से काम नहीं करती है इस कंसर्न के बावजूद तो ये सारी तहकीकात फिर इसका मतलब नहीं होंगी ऑडियो लीक्स का मामला, क्योंकि पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि ऑडियो लीक्स को लेकर, वीडियो लीक्स को लेकर मुल्क में एक बहरान सा मचा हुआ है। सियासी वफादारियाँ तब्दील हो रही हैं, फिर जजेस को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, जजेस की फैमिलीज़ के नाम आ रहे हैं। आप समझते हैं कि वंस फॉर ऑल ये इस मसले को सेटल्ड होना चाहिए? देखिए बिल्कुल सेटल होना चाहिए। हम तो समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लार्जर बेंच बना हुआ है, इस पे बैठे हैं और गौर व करें। देखें ऑलरेडी इसमें 3-4 फैसले मौजूद हैं। बेनज़ीर भुट्टो का केस, लार्जर बेंच का केस है वो मौजूद है। इसमें काजी फाइसा साहब का अपना केस इसी बारे में मौजूद है जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बड़ा डिटेल डिस्कशन और ऑब्जर्वेशन दी है। इसी के अंदर जस्टिस मोहसिन कियानी का केस मौजूद है, इसी के अंदर अरशद मलिक वाला केस मौजूद है। उसमें कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स तय हुए हैं। क्या अच्छा फिर इसमें क्या उन प्रिंसिपल्स के मुताबिक ये ऑडियो लीक की हो सकती है तहकीकात या नहीं हो सकती, और अगर नहीं हो सकती तो किसने बनाया है और जिसने बनाया है क्या उसके बारे में कोई तहकीकात हुई है, और अगर नहीं हुई तो उनकी तहकीकात होनी चाहिए। और सबसे बढ़कर ये कि अगर किसी ने ये बनाया है और गलत तरीके से ये बनाई है, ऑथोराइज नहीं थे, तो फिर उसके खिलाफ तो कानून के मुताबिक फौजदारी मुकदमा होगा, क्रिमिनल केस होगा जिसकी सजा कम से कम 3 साल है, जो कि फेयर ट्रायल एक्ट 2013 के मुताबिक उसकी सजा है, और पीका एक्ट 2016 के मुताबिक भी उसकी सजा है। तो अब ये सारी चीजें बेहतर है। एक देखिए ना, इसके 2 पहलू हैं ऑडियो लीक्स के। एक प्राइवेसी कहा जाता है,
दूसरा, जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो सवाल उठाया है कि अगर कोई ऐसी ऑडियो लीक सामने आ रही है जिसमें एक जज को पैसे देने की बात हो रही है, अगर आप किसी को रिश्वत दे रहे हैं, किसी केस पर आप असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं अपने हक में फैसला लेने के लिए, तो इसको भी हम उसी तनाजुर में देखेंगे, प्राइवेसी के तनाजुर में देखेंगे? देखिए, इसके फिर दो पहलू हैं। एक ये है कि अगर वो ऑथेंटिक है और उसकी ऑथेंटिसिटी आप समझते हैं कि है, तो फिर तो वो लेगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक्शन, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो ऑनरेबल जज साहिबान भी होते हैं जो चीफ जस्टिस, और उसके साथ दो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो सीनियर मोस्ट हैं, और दो जो चीफ जस्टिस ऑफ दी सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ दी हाई कोर्ट होते हैं। तो वो तो तरीक़ाकार ऑलरेडी आइन ने दे दिया है, और आइन के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये अख्तियार है कि वो कोई भी मोड इस्तेमाल कर ले, उसके लिए इंक्वायरी कर ले, कमीशन कर दे, किसी को भी पावर्स दे दे, वो कर सकती है। लेकिन आइन में दिए हुए तरीक़ाकार से हट कर नहीं हो सकता। तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास अगर है कोई ऐसी एविडेंस, तो वो कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ मीडिया ट्रायल करें और उस तरह की सिचुएशन क्रिएट करें और एग्जीक्यूटिव सिर्फ किसी जजेस को मिलाइन करने की नीयत से करेगी, तो वो तो फिर गलत है। उसमें फिर प्रोटेक्शन टू द जजेस तो होनी चाहिए। तो वकला तंजीमों में भी इसमें इख्तलाफ पाया जाता है? मेरा नहीं ख्याल कि वकला तंजीमें इस हवाले से कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं। तो अभी तक तो मेरे सामने कोई ऐसी ओपिनियन नहीं आई कि जिसमें किसी ने कहा हो कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो गलत है, या जो हमारी जो राय है वो आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। मेरा ख्याल है कि अभी तक तो सब ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि ये जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो दुरुस्त है। लेकिन बेंचेस को लेकर जिस तरह पिछले कुछ अरसे से जुडिशरी में एक तकसीम वाज़े नज़र आ रही है, इसमें कानून, इंसाफ और केसेस, क्या आपको नहीं लगता ये सारे मामलात फिर कंट्रोवर्शियल बन जाएंगे? देखिए, तकसीम नहीं होनी चाहिए, हम तो इसके खिलाफ हैं। हम ये कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल्स के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ करता है और वो होना चाहिए, अच्छी बात है, उसके नतीजे में कोई अच्छा रिजल्ट सामने आता है। लेकिन उसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को तकसीम का नाम देना और तकसीम हो जाना और जजेस का आपस में तकसीम होना, ये इदारे के लिए नुकसानदेह है, अदलिया की इज्जत और वक़ार के मुनाफी है। क्योंकि 22-25 करोड़ अवाम जो है वो अदलिया की तरफ देखती है। जहाँ एग्जीक्यूटिव की एक्सेस होगी, ज्यादतियाँ होंगी, उसके खिलाफ लोग अदालतों की तरफ आएंगे। तो अगर अदालतों में तकसीम होगी और अदालतों के ऊपर लोगों का एतमाद खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो उसका नुकसान जो है वो पूरे मुआशरे को होता है और जस्टिस सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है। जब अदालतों के ऊपर एतमाद खत्म हो जाए तो फिर इंतशार पैदा होता है। सही। इससे हटकर मैं एक कानूनी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। कल जो वज़ीर सेहत ने इमरान खान की जो रिपोर्ट्स को पब्लिक किया है कि इमरान खान की रिपोर्ट्स में कोकेन, शराब का बेदरेग इस्तेमाल किया गया है, क्या ये कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर ये वायलेशन नहीं है कि आप ऐसे कैसे किसी की पर्सनल चीज़ को, पर्सनल रिपोर्ट्स को आप ऐसे कैसे किसी की इजाज़त के बगैर पब्लिक कर सकते हैं? क्या इस पर कार्रवाई बनती है? देखिए, ये एक बड़ी घटिया किस्म की उन्होंने बातें की हैं। कादिर साहब, क्या नाम है, पटेल साहब ने, जो भी नाम है, सेहत साहब ने, ये बहुत घटिया और नीच किस्म की बातें की हैं। मैं उस पर मैं समझता हूँ कि इसको कैबिनेट का मेंबर होते हुए इस तरह की गुफ्तगू करना, किसी का मेडिकल रिपोर्ट किसी को भी अख्तियार नहीं है। जिन डॉक्टरों ने उनके हवाले किया है या जिस ज़राए से उसने मालूम किया है या हासिल किया है, ये बहुत ही एक गैर कानूनी और गैर आईनी तरीक़ाकार है। और कि क्या उसमें टेम्परिंग हुई है और क्या नहीं हुई, मैं बहरहाल इस बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, सिवाय इस बात के कि ये एक उन्होंने अपने हल्फ की पासदारी नहीं की और उसके साथ साथ उनको ये पहुंची कैसे। और मैं किसी की पर्सनल कोई चीज़ अगर है वो गलत है, सही है, अभी उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में बात नहीं कर सकता। ये एक बहुत ही घटिया बात थी और इसको मेरा ख्याल है कि हमें मीडिया को कंडेम करना चाहिए। इस तरीके से अगर ये गुफ्तगू शुरू हो जाएगी तो देयर विल बी नो एंड। एक और सवाल, जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ा गया, जेलों में रखा गया, रिहाई उनको मिल रही है जो बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके तहरीक इंसाफ को छोड़ने का या सियासत को छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, फिर सवाल ये उठ रहे हैं कि फिर वो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो सारे दाग भी धुल रहे हैं, फिर जो इल्ज़ामात थे वो भी ख़त्म हो रहे हैं, फिर जो MPO के तहत आप पर मुकदमा बनाया हुआ था, सिर्फ क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी ज़्यादा भारी है उन तमाम एलिगेशंस पर जो लगाकर आपने इन लोगों को जेल में भेजा,
क्या ये सब फिर पाक साफ हो गए, धुल गए? सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की देर थी। अब तो इस नहज पर हालात आ रहे हैं कि जजेस को भी कहना पड़ रहा है कि मामला ख़त्म करें। अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामला ख़त्म होता है तो ख़त्म करें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से सब कुछ ख़त्म हो जाता है? देखिए, हमारे मुल्क का निज़ाम कानून और निज़ाम इंसाफ इस कदर सादा, मुख्तसर और बड़ा सिंपल और मासूम है कि जो ही एक शख्स पीटीआई छोड़ने का ऐलान करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या करती है, खातून हो या बंदा हो, उसी वक्त वो दूध से धुल जाता है और वो तमाम इल्ज़ामात से बरी ज़िम्मा हो जाता है। और अगर किसी शख्स को या किसी खातून को अदालत एक दफ़ा ज़मानत दे दे तो वहीं अदालत से गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर दूसरी दफ़ा दे दे तो जेल से गिरफ्तार हो जाते हैं, तीसरी दफ़ा दे दे तो घर से गिरफ्तार हो जाते हैं, चौथी दफ़ा ज़मानत दे दे तो भी गिरफ्तार हो जाते हैं, पाँचवीं दफ़ा दे दे तो भी नहीं जान छूटेगी। सिर्फ एक बात पे छूटेगी, आप एक लाइन की, 2 लाइनों की, 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये बदनीयती है, ये बदतरीन किस्म की सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, वर्स्ट काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, बुनियादी इंसानी हुकूक की वायलेशन है और पूरी दुनिया में हमारे मुल्क के निज़ाम इंसाफ और कानून का तमाशा बनाया जा रहा है। हमारे रियासी इदारे और रियासत जो है वो हुकूमत के सामने बांदी बन के खड़े हुए हैं और इससे जो अवाम और पब्लिक का ट्रस्ट है रियासत के ऊपर बिल्कुल जीरो हो चुका है। और ये मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई बदकिस्मती है हमारे मुआशरे की, हमारे मुल्क की, हमारे निज़ाम इंसाफ की और इवन हमारे जजेस भी। देखिए, आप दीदा हो रहे हैं, हमारे जज साहबान वो फैसले पे फैसले कर रहे हैं, उनका कोई हुक्म मानने को तैयार नहीं। वो फैसला करते हैं कि आप इलेक्शन करा दें, उसके ऊपर चढ़ाई कर दी जाती है। देखिए, ये एक जजेस के बाई नेम की इज्जत का सवाल नहीं है, ये इसके ऊपर इदारे की इज्जत का सवाल है। इदारे की इज्जत का भी नहीं, इदारे के ऊपर लोगों के 25 करोड़ आवाम के एक ट्रस्ट का सवाल है। लोग अगर इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो मुझे बताएं कि क्या होगा? लोग किसके पास जाएंगे अपने इंसाफ की खातिर और कानून की खातिर? किससे ऊपर एतमाद की और होप की निगाह से देखेंगे? तो अदलिया ही है वाहिद जो फोरम है कि जहाँ से उनको इंसाफ मिल सकता है। लेकिन ये माशरा में मीडिया भी देख रहा है, लोग भी देख रहे हैं, हर किसी को एक्सेस है। अगर इस तरीके से आपने इंसाफ का, कानून का मजाक उड़ाना है तो ठीक है, जितना आप मुल्क को तबाह पहले ही माशी ब्रेक डाउन कर चुके हैं ये पीडीएम की जमातें, और इस वक्त जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं और जिस तरह एक मोस्ट पॉपुलर पार्टी को ख़त्म करने के दर पे हैं और एक वाहिद फेडरेशन की अलामत है इमरान खान जो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर है और उसको तोड़ने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम सियासी इदारे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये बदकिस्मती है और हम क्या कह सकते हैं? आप माजी से देखें, 1950 से नाज़िमुद्दीन को हटाया गया, मोहम्मद अली बोगरा को लाया गया और जो तमाशा 50s में रहा, फिर 60s में रहा। शेख मुजीब को गद्दार कहा गया, फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा गया, उनको इक़्तिदार नहीं मिला। जो माइनॉरिटी पार्टी थी उसको इक़्तिदार दे दिया, मुल्क आपका दो लख्त हो गया। जुल्फ़िकार ने भुट्टो को जब हटाया, हमारे इस मुल्क का अलमिया है कि हमारे यहाँ गद्दार वही होता है जो उस वक्त अपोजिशन में होता है। हुकूमत में जाते सारे मुहिब्बे वतन बन जाते हैं, जैसे ही वो अपोजिशन में आते हैं तो वो गद्दार बन जाते हैं। यही इस मुल्क की बदकिस्मती है और यही हमारे मुल्क का अलमिया है। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर कानून शुएब शाहीन मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इमरान खान की हुकूमत में होने वाली महंगाई के ख़िलाफ़ ज़मीन आसमान के क़लाबे मिलाने वाली पीडीएम जमातें हुकूमत में आईं तो महंगाई को कम करने और मईशत बचाना इनका मकसद था। मगर ये क्या, इमरान खान के दौर में जो महंगाई 15% थी आज 45% है। अगर हुकूमत की शानदार परफॉर्मेंस ऐसे जारी रही तो बहुत जल्द पाकिस्तान में पहली बार महंगाई की शरह की 50 भी हो जाएगी। हालिया तमाम सर्वे और रिपोर्ट्स मुआशी तबाही के दुहाई दे रहे हैं। रवां साल पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ भी मायूस कुन रही। रवां माली साल के लिए जीडीपी ग्रोथ का हदफ 5.1% था, लेकिन ग्रोथ सिर्फ 0.29% रही। कौमी ख़जाने में $4 अरब बाकी रह गए हैं, जो बामुश्किल 1 महीने की दरामदाद के लिए ज़रूरी हैं, ज़रूरियात के लिए नाकाफ़ी हैं। आइंदा महीने
जून में पाकिस्तान को 3.7 अरब डॉलर्स बैरूनी कर्ज वापस करने का जो चैलेंज है इसको भी फेस करना है। ऐसे में IMF मुआहदा अगर बहाल नहीं होता, स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं होता, तो पाकिस्तान के पास फिर ऑप्शंस क्या रह जाएंगे। अब तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को भी अदराक हो गया है कि मुल्क में बहुत महंगाई है। गुज़श्ता रोज़ कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई इतनी है कि समझ में नहीं आता मुँह छुपा कर जाऊँ कहाँ। क्या कहा शहबाज शरीफ साहब ने, ज़रा देखिए। महंगाई मैं खुद तस्लीम कर रहा हूँ कि ये महंगाई जब मैं सोचता हूँ तो कहाँ मैं जो मुँह छुपा के जाऊँ। मैं वही शहबाज शरीफ हूँ जिसने नवाज शरीफ की लीडरशिप में अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में 10 साल 12.5 साल हकीर खिदमत की है। और मेरा ये ईमान है कि पाकिस्तान को किसी बाहर से अल्टीमेटली हमें बड़े लंबे चौड़े के लोन लेने पड़े, अगर हमने हालत बदलनी है तो अपनी हालत हमें पहले खुद बदलनी होगी। मुँह छुपा कर जाऊँ कहाँ। वज़ीर आज़म साहब 60 रुपए मिलने वाला आटा 140 रुपए क्या हो गया है, मुंह छुपाना तो बनता है। वज़ीर आज़म साहब पेट्रोल 150 रुपए से 270 रुपए लीटर तक पहुंच गया है, मुंह तो छुपाना बनता है। वज़ीर आज़म साहब डॉलर 180 रुपए का था, आज ट्रिपल सेंचुरी कर चुका है। इमरान खान की हुकूमत को गए हुए 1 साल हो गया, इस 1 साल में 130 रुपए डॉलर ऊपर गया है, फिर भी आज ब्लैक में मिल रहा है 308 रुपए में भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, मुंह छुपाना तो बनता है। वज़ीर आज़म साहब 1 साल में चलते कारोबार ठप और लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, मुंह छुपाना तो बनता है। वज़ीर आज़म साहब हालात इतने ख़राब हैं कि लोग मुल्क से भागने के चक्कर में समंदरों में अपनी जानें देने पर मजबूर हैं। उनके लवाहिकीन का मुंह छुपाने से दिल हल्का नहीं होता। वज़ीर आज़म साहब गरीब तो गरीब, अब तो मिडिल क्लास भी ख़ते गुर्बत की लकीर तले दबना शुरू हो गए हैं। आपके मुंह छुपाने से उनको तो कुछ नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म साहब आज पोल्ट्री फार्म्स वालों ने मुर्गी इतनी महंगी कर दी है कि लोग चिकन को किचन से दूर रखने पर मजबूर हैं। आपके मुंह छुपाने से मुर्गी तो सस्ती नहीं हो रही। वज़ीर आज़म साहब किसी अस्पताल में पड़े मरीज के लवाहिकीन से पूछें कि दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई हैं, आपके मुंह छुपाने से उन्हें सेहत तो नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म साहब गर्मी शुरू होते ही बिजली के बिलों ने तबाही मचा दी है, क्या सिर्फ मुंह छुपाने से बिजली सस्ती होती है? तो ठीक है, आप मुंह छुपा लें। वज़ीर आज़म साहब आपका तजुर्बाकार वज़ीर इसहाक डार हमारी कमज़ोर मईशत को बहुत भारी पड़ रहा है, सिर्फ मुंह छुपाने से वो काबिल हो जाएं तो बिस्मिल्लाह करें। वज़ीर आज़म साहब IMF के नाम पर अवाम पर मुश्किल फैसलों के जरिए जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, मगर IMF फिर भी राजी नहीं हो रहा, फिर भी नहीं मान रहा। सिर्फ मुंह छुपाना काफ़ी नहीं है। वज़ीर आज़म साहब हम चाहते हैं कि आप मुंह ना छुपाएं, और मगर साथ हम ये भी चाहते हैं कि वो तमाम मुंह दिखाने वाले इक़दाम ज़रूर करें जिस पर कौम को आप पर नाज हो। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, दो भर हो गया है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि IMF के मुआहदे में जो गैप था वो भी पूरे कर दिए गए हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा फिर भी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट क्यों नहीं हो रहा। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर माहिर मईशत साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब हम कब से ये सुन रहे हैं कि IMF की शराइत पूरी हो गई हैं। कल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि दोस्त ममालिक की मदद से IMF मुआहदे में जो गैप थे उनको भी पूरा कर दिया गया है। चीन ने अपने कमर्शियल लोन जो है वो रोल ओवर करके एक अच्छी मिसाल ये भी कायम की है। तो समझ में नहीं आता फिर आखिर रुकावट क्या है कि अभी तक IMF से हमारे उस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट था वही होने को नहीं आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, मैं पहले आगाज में ये कहना चाहता हूँ कि आपने एक बेहतरीन तकरीर की है आगाज में, माशाअल्लाह, और आपने जो आम लोगों के ख्यालात हैं उनका बड़े खूबी से इजहार किया है। अब आपका सवाल जो है वो ये है कि IMF के प्रोग्राम इतने अरसे के बाद, तकरीबन ये नवंबर में हो जाना चाहिए था, अब मई के आखिरी दिनों में हम आ चुके हैं, उसके बावजूद अभी तक 9th रिव्यू मुकम्मल नहीं हुआ है। क्या वजह? वजह अब ये है कि मेरा अंदाजा ये है कि शायद IMF को एक नई फिक्र ये पैदा हो गई है कि चूंकि इलेक्शंस आने में बस अब कुछ महीने रह गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान आने वाला साल 23-24 के बजट जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं इलेक्शन वाला बजट लाएंगे, जिसके तहत बेशुमार सब्सिडीज, तोहफे वगैरह बांटे जाएंगे, टैक्सेस में कमी, खर्चों में इजाफा। तो इसलिए वो शायद ये कह रहे हैं कि आप अपना बजट का जो पूरा स्ट्रक्चर है और उसमें जो आप
मुख्तलिफ रिफॉर्म्स वगैरह करना चाहेंगे, वो डिटेल्स आप हमें दें ताकि हम उस बेसिस पर आगे बढ़ सकें। मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ हद तक नामुनासिब है, इसलिए कि नवा रिव्यू का कवरेज जो है वो पहले से हमारे साल के पहले क्वार्टर का था, अब वो आखिरी क्वार्टर की भी चीजें मांग रहे हैं। तो IMF इज आल्सो बीइंग वेरी डिफिकल्ट। लेकिन एक और चीज़ समझ में नहीं आती है, अभी आपने भी सितंबर की बात की, सितंबर के बाद IMF का प्रोग्राम जब वापस आया हमें $1.2 अरब मिले, उसके बाद जो IMF के प्रोजेक्शन थे बहुत ऑप्टिमिस्टिक्स थे, लेकिन जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग थी उन्होंने पाकिस्तान को इतना डाउन ग्रेड किया, इतनी डाउन रेटिंग दी कि आप समझते हैं कि इसका जैसे फिच है, मूडीज़ है, इतना डाउन ग्रेड पाकिस्तान को उन्होंने दिखाया, आप समझते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा जिसकी वजह से आज हमें ये मुश्किलात पेश आ रही हैं? जी बिल्कुल आप मुनासिब कह रही हैं। बात दरअसल ये कि साल के आगाज में हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो तकरीबन $9.8 अरब थे। हाँ, बड़े तेजी से वे गिरना शुरू हो गए और अब आप देखिए कि आज तो पोजीशन ये कि सिर्फ $4 अरब है और दिसंबर के महीने में $6 अरब से भी नीचे जा चुके थे। होता यह है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वो ये देखती हैं खास तौर पे कि किसी एक मुल्क के रिजर्व्स जो हैं उनका इंपोर्ट कवर क्या है, यानी कि कितने महीने के दरामदाद वो फाइनेंस कर सकते हैं। आज की पोजीशन ये है कि हम मुश्किल से 1 महीने की फाइनेंसिंग कर सकते हैं और सितंबर के बाद से मुश्किल से 1.5 महीने। सेफ लेवल जो है वो 3 महीने का है और इसलिए आपने देखा कि IMF प्रोग्राम की छतरी के बावजूद इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने सितंबर के बाद में बहुत तेजी से पाकिस्तान की रेटिंग इतना गिरा दी है कि हमें बैंकों से नया पैसा बिल्कुल गैर मुमकिन सा हो चुका है फॉरेन बैंक से, और दूसरी तरफ बॉन्ड्स को फ्लोट करने में सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि उसका डिस्काउंट आप पाकिस्तानी बॉन्ड्स पर 60% से भी ज्यादा हो चुका है। इससे बहुत नुकसान। सही, लेकिन आप देखें ना IMF से अगर हमने पैसे लेने हैं, सबको पता है कि IMF के पास कोई मुल्क तभी जाता है जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आपको अपनी इकोनॉमी को सहारा देना होता है, लैंडर ऑफ द रिजॉर्ट कहा जाता है IMF को। तो IMF के पास जाने का और मकसद क्या है? IMF फिर ये क्यों इंतज़ार करता है कि कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुँच जाए तभी हम छलांग लगा कर जो है ना किसी मुल्क को बचाएँ? तो फिर मकसद क्या रह जाता है IMF का? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है। IMF को जब बनाया गया था ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन को लेट 40s में यूनाइटेड नेशंस में, तो यही कॉन्सेप्ट था कि दुनिया में एक लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, जिसे एक तरह से आप कहें तो आलमी सेंट्रल बैंक। उसका काम ये होना चाहिए कि वो जो मुश्किल हालात में मुमालिक हैं उनको किसी तरह से सपोर्ट देकर उनको क्राइसिस से निकाले। इस अच्छी बात यह है कि श्रीलंका जो डिफॉल्ट किया पिछले साल, उनके पास IMF प्रोग्राम की छतरी नहीं थी, 1 साल के बाद अब उन्हें मिला है और घाना वगैरह दूसरे मुल्कों पर भी नहीं था। पाकिस्तान के साथ एक एडवांटेज ये रहा है कि हालात खराब हो गए हैं मगर हमारे पास IMF प्रोग्राम जून 2019 से है, बीच में कुछ अरसे के लिए रुक गया था कोविड के बाद, मगर ये कवरेज मौजूद है। मगर उसके बावजूद अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान अपने हालात संभाल नहीं पाए। इसमें 2-3 फैक्टर्स जरूर हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान को खास तौर पे रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ, हमारा तिजारती का खसारा आसमान तक पहुंच गया और उससे रिजर्व्स बहुत कम हुए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ एक बहुत ही अफसोसनाक बात यह है कि तारीख का सबसे खराब सैलाब आया पाकिस्तान में पिछले साल, जिसमें हमारे सप्लाईज जो हैं खास तौर पे खाने पीने के अशिया और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बेतहाशा उनमें कमी आई है। तो लिहाजा पाकिस्तान एक लिहाज से बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इंटरनेशनल भी और डोमेस्टिक फैक्टर भी बड़े नेगेटिव हो गए और उसके नतीजे में आज हम खुदा न खास्ता दिवालिया के पास खड़े हुए। अच्छा, अभी भी डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है क्योंकि वज़ारत ख़जाना जो है, हमारे जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं वो तो इन सारे ख़दशात को दूर कर रहे हैं, वो तो रद्द कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, डिफ़ॉल्ट का जो ख़तरा था हम तो निकल आए हैं उससे बाहर।
देखिए बात यह है कि उनका जिक्र शायद उस वक्त तक है जबकि ये हुकूमत है, उसके बाद क्या होने वाला है। बात यह है कि जब नया साल शुरू होगा तो हमें बहुत से कर्जों की वापसी करनी है और रोल ओवर्स के बावजूद तकरीबन कम से कम 16 अरब डॉलर हमें कर्जों की वापसी करनी है। और दूसरी तरफ बेतहाशा कंट्रोल करके दरामदात को आपने क्रश कर दिया है, जिसके नतीजे में आपके जो पैदावार है वो तो ना होने के बराबर हो गई है इंडस्ट्री की। तो इसलिए आपको सोचना चाहिए, एक मीडियम टर्म फ्रेमवर्क की बात करें। हमारी उम्मीद ये है, गुजारिश ये है कि बजट जब पेश करें तो चूंकि ये बजट अगले साल का होगा 2023-24 का, तो हमारी गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट अपने बजट में एक सोचा समझा फाइनेंसिंग प्लान पेश करें 2023-24 के लिए, जिससे मार्केट्स मुतमईन हो, एक रियलिस्टिक फाइनेंसिंग प्लान हो ताकि पाकिस्तान फिर से कहीं खतरे में बुरी तरह से ना फंस जाए। लेकिन डॉक्टर साहब जो सिचुएशन चल रही है, ये हुकूमत अपनी मर्जी का बजट तो बनाने के काबिल नहीं है ना। आपको IMF को भी राजी करना है रिफॉर्म्स के हवाले से, आपके पास कितना पैसा है, कहाँ कहाँ आपने लगाना है। तो ये तो इस बार तो लग रहा है अवामी बजट नहीं बल्कि IMF की तरफ से बजट आएगा। जी, IMF का अगर बजट आए तो वाकई उसमें जोर होगा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर। हम तो यही चाहते हैं कि फोकस हो, कि स्टेबलाइजेशन हो, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के नीड्स को मीट किया जाए, एक डिटेल प्लान पेश किया जाए जिसमें अगर एक नया IMF प्रोग्राम आता है तो रीप्रोफाइलिंग, रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन हो। ये सब सोच समझ के अगले साल का बजट, हमारी गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट एक मुनासिब बजट पेश करे और हम सब जो परेशान हैं, हमारे जो हालात हैं जिसका आपने आगाज में जिक्र किया है, उसमें कुछ ठहराव आने की गुंजाइश पैदा हो। हमारे साथ थे डॉक्टर हफीज पाशा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाजरीन, फीडबैक जरूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।